3 साल की उम्र में जन्म के समय मुझे बदल दिया गया था। अच्छी बात यह है कि यह परिवार बेहद अमीर है और मुझे बचपन से ही पता था कि मैं उनका नकली बेटा हूं और एक दिन ये जोड़ा मेरी असली पहचान जान लेगा। इसलिए पैसे की ताकत का इस्तेमाल करते हुए जो कुछ समय के लिए मेरे पास थी, मैंने उनके लिए पहले ही एक छोटा सा सरप्राइज प्लान कर लिया। जिस पल वे मुझे अपने असली बेटे के लिए घर से निकालने की कोशिश करेंगे, मैं बिना किसी दया के उनकी हर चीज छीन लूंगा। अपने 20वें जन्मदिन पर मुझे पता चला कि मेरे गोद लेने वाले माता पिता हेज चुपके से अपने असली बेटे की तलाश कर रहे थे। बिना किसी झिझक के मैंने उसी रात अपनी अनजान मंगेतर के साथ संबंध बना लिया। अगले दिन जब मेरी पहचान उजागर हुई तो परिवार ने मुझे एक चेक थमा दिया। ईथन, ये लो $50 मिलियन, हट जाओ और केविन के लिए स्थिति को असहज मत बनाओ। ये सुनकर मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने अपने हस्ताक्षर किए, चेक लिया और चला गया। ये बहुत ही मजेदार था। जो भी रुकता उसे मेरी मंगेतर के पुरुष सहायक, छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र और उसके पहले प्यार से निपटना पड़ता। असली वारिस को ये सब झंझट संभालने दो। मैं एक प्रेम उपन्यास का दुखद गौण पात्र हूँ। कहानी के अनुसार भोज के बाद मेरी मंगेतर को एक गरीब छात्र से प्यार हो जाता है जो वेटर का काम करता है। नकली वारिस के रूप में मेरी पहचान भी अचानक उजागर हो जाती है, जिससे मैं एक विकट परिस्थिति में फंस जाता हूँ। उसके बाद एकमात्र मोहरे के रूप में मेरा दयनीय जीवन शुरू हो जाता है, जो नायिका के लिए रास्ता बनाता है और नायक द्वारा कुचल दिया जाता है। सच में, ये जानते हुए कि मैं सिर्फ एक गौण पात्र हूँ, मैं ये खेल क्यों खेलूं? समझदारी तो यही है कि मैं अपना काम निपटाकर यहाँ से निकल जाऊं। एथन, क्या हुआ? मेरी मंगेतर सोफिया कॉलिंस ने मुझे खोया हुआ देखा और मेरे बगल में बैठकर पूछा। उसका खास तौर पर बनाया गया शाम का गाउन उसके खूबसूरत कर उसको खूबसूरती से उभार रहा था और उसकी संवारी हुई त्वचा रोशनी में जैद की तरह चमक रही थी। रात के खाने में पी गई शराब की वजह से उसके युवा गालों पर हल्की सी लाली छा गई थी, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरा मन एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया और मैंने जल्दी से अपना गला साफ किया। कुछ नहीं, शायद मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। सोफिया, तुम पहले नहा क्यों नहीं लेती? सोफिया ने मुझे घूर कर पूछा। क्या तुम मुझ पर शराब की गंध से अभी से परेशान हो गए हो? मैंने तुरंत एक गंभीर भाव बनाकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, बस देर हो रही है और मैं सोच रहा था कि हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सोफिया को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और बाथरूम की ओर चल पड़ी, अपनी सुंदर आकृति को दरवाजे के पीछे गायब होते हुए देखती रही। मैं जल्दी से उठा, कॉफी टेबल पर लापरवाही से रखे उसके फोन को अनसुना कर उठाया और खुली बालकनी की ओर चल दिया। योजना के अनुसार छात्रवृत्ति पाने वाला वह लड़का लियो वैंस, जिससे वह आज रात भोज में मिली थी, उसे जल्द ही फोन करेगा और सोफिया, ये सुनकर कि उसके टखने में मोच आ गई है, उसकी देखभाल करने के लिए दौड़ पड़ेगी। चूंकि मैं वैसे भी जल्द ही जाने वाला था, इसलिए मेरे लिए उस तरह से बाहर जाना संभव नहीं था। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू गई। जैसे ही मैं बालकनी पर संभली, फोन की स्क्रीन जल उठी। जैसा मैंने सोचा था, लियो नाम का एक कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर दिखाई दिया। मैंने गहरी सांस ली, कॉल का जवाब देने के लिए स्वाइप किया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से एक जानबूझकर धीमी और कमजोर पुरुष की आवाज आई। सोफिया, आज रात घर लौटते समय गलती से मेरे टखने में मोच आ गई है और बहुत दर्द हो रहा है। मैं अपने हॉस्टल में बिल्कुल अकेला हूँ। क्या तुम आज रात मेरी देखभाल कर सकती हो? ये कहते हुए मैं ठंडी हंसी हंस पड़ी। तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे सोफिया कह रहे हो? दूसरी तरफ वाला आदमी साफ तौर पर किसी पुरुष के जवाब देने की उम्मीद नहीं कर रहा था और चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद वह आखिरकार होश में आया। उसका लहजा तुरंत सख्त हो गया। कौन है? सोफिया को फोन दो, मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मैं सोफिया का मंगेतर एथन हेज हूँ। एक बड़ा आदमी टखने में मोच ले और आधी रात को डॉक्टर के पास जाने के बजाय मेरी मंगेतर को मदद के लिए फोन करे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे टखने में मोच आई है। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा नाम सुनकर लियो की आवाज से दया का भाव गायब हो गया और उसमें एक अजीब सा घमंड झलकने लगा। तो तुम ही हो वो मंगेतर जिसके बारे में सोफिया बात कर रही थी? उसने खुद मुझे बताया था कि उसे तुम अकड़ू और उबाऊ लगते हो। वह रुका, उसका लहजा और भी घमंडी हो गया। जो भी हो, तुम्हारे जैसे आदमी से मुझे कुछ कहना नहीं है। बस सोफिया को फोन दो। मैं देखना चाहती हूँ कि वो मेरी देखभाल करने आती है या तुम्हें चुनती है। मैंने जवाब में उपहास किया। ओह, कितना आत्मविश्वास है। ठीक है, लेकिन आज रात काफी देर हो रही है और सोफिया और मुझे अपनी नाइट लाइफ का भी ध्यान रखना है। हम कुछ दिनों में तुम्हारी छोटी मोटी प्रतियोगिता कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा, दूसरी तरफ से घबराहट फैल गई। नाइट लाइफ? तुम क्या बात कर रहे हो? कैसी नाइट लाइफ? मैं धीरे से हंसी। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, एक सगाईशुदा जोड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि हम आधी रात को किस तरह की नाइट लाइफ करेंगे?
सोफिया मेरी मंगेतर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या तुम्हें कभी किसी ने यह नहीं सिखाया, बच्चे कमीने, अगर तुमने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके सिर के एक बाल को भी छुआ तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया और फ़ोन बंद कर दिया। फिर आराम से कमरे में वापस आया और फ़ोन वहीं रख दिया। भाप से भरे बाथरूम से शावर की हल्की आवाज़ आ रही थी। सोफिया ने कुछ नहीं सुना। मैं दूसरे बाथरूम में गया और जल्दी से नहा लिया। जब मैं बेडरूम में लौटा तो सोफिया बाथरोब में लिपटी हुई अपने बाथरूम से बाहर आ रही थी। उसने रेशमी बाथरोब पहना हुआ था जिसकी बेल्ट ढीली बंधी थी। उसके गीले बाल कंधों पर लहरा रहे थे जिनमें से शावर की ताजी खुशबू आ रही थी। भाप से उसके गाल गुलाबी हो गए थे जिससे वह हमेशा से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। मैं धीरे से उसके पास गया, अपनी बांह उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटी और फुसफुसाया, सोफिया, मुझे लगता है कि हमारी शादी अगले महीने है ना? हमारे माता पिता पोते पोती की चाहत रखते हैं। मेरी बात सुनकर सोफिया का चेहरा एकदम लाल हो गया। आमतौर पर वह शायद शर्मा कर मुझे दूर धकेल देती, लेकिन आज रात शराब ने उसके संकोच को कम कर दिया था। वह मेरी बाहों में बस नामात्र की छटपटाई और बुदबुदाई, क्या मैंने नहीं कहा था कि हमें शादी के दिन तक इंतजार करना चाहिए? लेकिन मैंने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया और धीमी आवाज में फुसलाते हुए कहा, मैं क्या करूं? आज रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर मैं और देर तक खुद को रोके रखूं तो मैं कैसा आदमी कहलाऊंगा? सालों से सगाईशुदा होने के कारण सोफिया को मुझसे स्वाभाविक रूप से बहुत स्नेह था। इसके अलावा उपन्यास की कहानी अभी शुरू ही हुई थी और लियो नाम के उस किरदार का उसके दिल में इतना महत्व नहीं था कि वह मेरी स्थिति को चुनौती दे सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे वह फ़ोन कॉल कभी नहीं आया। अगली सुबह देर से ही मुझे गहरी नींद से दरवाजे की घंटी की तेज आवाज़ से झटका लगा। मैंने लापरवाही से एक बाथरोब पहना और धीरे धीरे नीचे चला गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने अपने माता पिता को एक युवक के साथ वहां खड़े देखा। वह युवक पुराने फीके कपड़े पहने हुए था, दुबला पतला और कमज़ोर था और डरपोक भाव से अपना सिर झुकाए बैठा था। यह असली वारिस केविन हेस था जो इतने सालों से गुमशुदा था। मैंने अनजान होने का नाटक किया और उन्हें अंदर आने देने के लिए एक तरफ हट गया। पिताजी, माताजी, आप इतनी सुबह यहाँ क्यों आए हैं? श्रीमान और श्रीमती हेज ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे गंभीर थे और वे उस कमज़ोर युवक को बैठक कक्ष में ले गए। जब सब लोग बैठ गए तो श्रीमती हेज ने गंभीरता से कहा, हम आज इसलिए आए हैं क्योंकि हमें एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। उन्होंने अपने पीछे छिपे केविन को आगे धकेला और कांपती हुई आवाज में समझाया, ये लड़का हमारा जैविक पुत्र केविन है। हमने अभी इसकी पुष्टि की है। बेचारे बच्चे ने इतने सालों तक बाहर कितना कुछ सहा है। श्री हेज ने अपनी तीखी निगाहें मुझ पर टिका दी। उनके लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। ईथन, अब जब सच्चाई सामने आ गई है, भले ही तुम इतने सालों से हमारे साथ हो और कंपनी को अच्छे से संभाला है, हेज परिवार के उत्तराधिकारी का पद सही मायने में केविन का है। इस दौरान मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मेरे नजरिए से श्री हेज को दोष देने लायक कुछ भी नहीं था। खून का रिश्ता पानी के रिश्ते से गाढ़ा होता है। मूल योजना के अनुसार कंपनी में उथल पुथल को रोकने के लिए मैंने धीरे धीरे अपनी शक्ति छोड़ने का फैसला किया ताकि केविन हेज कॉर्पोरेशन को आसानी से संभाल सके। हालांकि केविन की नज़र में इसे कंपनी के प्रति मेरी लालच और उसे छोड़ने की अनिच्छा के रूप में देखा गया। इसलिए सत्ता हासिल करते ही उसने मेरे खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। मुझे कंपनी के सामान्य कामकाज को बनाए रखने के साथ साथ केविन के लगातार धोखे से भी खुद को बचाना था। इससे भी अजीब बात यह थी कि मेरी मंगेतर सोफिया उस छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र के साथ उलझने लगी जिससे वह प्रायोजित महिला, उसका वफादार पुरुष सहायक और उसका पहला प्यार जो विदेश से लौट आया था। शुरू में केविन को चिंता थी कि सोफिया का परिवार कोलिन्स मेरा साथ देगा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि हमारे बीच अनबन चल रही है तो उसने सारे दिखावे छोड़ दिए। अंदर और बाहर दोनों तरफ दुश्मनों से घिरी होने के कारण मैं शक्तिहीन थी और मैंने हताश होकर वहां से निकल गई। लेकिन अब आप इस कॉर्पोरेट गड़बड़ को संभाल सकते हैं, मैं इसमें हाथ नहीं लगा रही। बिना कुछ कहे मैंने असली वारिस केविन से हाथ मिलाया और ईमानदारी से कहा, इतने सालों तक आपकी जगह लेने के लिए मुझे बहुत खेद है। मैं अभी जा रहा हूँ। मेरी इस दृढ़ता को देखकर श्रीमान और श्रीमती हेज और यहाँ तक कि केविन भी दंग रह गए। लेकिन श्रीमान और श्रीमती हेज जल्दी ही संभल गए और उनके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। ईथन, मुझे पता था कि तुम आज्ञाकारी लड़के हो। वह एक पल रुके, फिर बोले, अब हमारी एकमात्र चिंता कोलिन्स परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन है। आखिर तुम्हारा और सोफिया का रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, सोफिया सीढ़ियों से नीचे दौड़ती हुई आई। उसके बिखरे बाल उसके गुस्से को छुपा नहीं पा रहे थे। उसने अपना फोन उठाया, मेरे पास आए और गुस्से से भरी आंखों से पूछा, तुमने उसका फोन क्यों काट दिया और उसका नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया? क्या तुम्हें पता है कि यह कितना असभ्य है?
सवालों की इस बौछार ने श्रीमान हेस के आखिरी शब्द को ही रोक दिया। मैं सोफे पर पीछे झुक गया, हाथ हिलाया और मुस्कुराया। जरा रुको, ऐसी छोटी मोटी बातों पर हम बाद में बात कर सकते हैं। ये सुनकर सोफिया भड़क उठी। छोटी मोटी बातें? आप इसे छोटी मोटी बातें कहती हैं? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, श्रीमती हेज आगे बढ़ी और उन्हें बीच में ही रोक दिया। सोफिया, कृपया शांत हो जाए। हम आज यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ईथन हमारा जैविक पुत्र नहीं है। हमें ईथन से आपकी सगाई को लेकर थोड़ी चिंता थी, लेकिन लगता है कि आपका रिश्ता उतना मजबूत नहीं है। ऐसे में चलिए सगाई तोड़ देते हैं। अगर कॉलिंस एंटरप्राइजेज और हेज कॉर्पोरेशन अभी भी गठबंधन करना चाहते हैं तो आप केविन के बारे में सोच सकती हैं। ये कहते ही श्रीमती हेज का लहजा काफी नर्म हो गया। सोफिया के अचानक भड़कने से उनकी आखिरी चिंता भी दूर हो गई थी। इस अचानक मिली खबर ने गुस्से से भरी सोफिया को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। सोफिया की ओर से कोई आपत्ति न देखकर श्रीमती हेज ने जल्दी से अपने हैंडबैग से एक तैयार चेक निकाला और मेरे सामने फेंक दिया। ईथन, ये लो 50 मिलियन। इसे हमारे साथ बिताए समय के अंतिम प्रतीक के रूप में स्वीकार करो। हेज परिवार को छोड़ दो, अपना रास्ता खुद बनाओ और केविन के लिए मुश्किलें मत खड़ी करो। मैंने पतले से चेक पर एक नज़र डाली, फिर सोफिया की ओर देखा जो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंततः उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उसकी आंखों में एक जटिल भावना थी। फिर मैंने दृढ़ता से चेक और एक कलम ली और त्यागपत्र समझौते की निर्धारित पंक्ति पर अपना नाम लिख दिया। मैंने चेक को अपने गाउन की जेब में रखा और ईमानदारी से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इतने वर्षों तक मेरा पालन पोषण करने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर मैं मुड़ा और बिना किसी को देखे सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया, अपने कपड़े पैक करने की भी जहमत नहीं उठाए। मेरे पीछे मैं अपने दत्तक माता पिता को असली वारिस केविन को दिलासा देते हुए हल्की हल्की आवाज सुन सकता था। सोफिया आखिरकार होश में आए और मेरे पीछे दौड़ते हुए गुस्से से चिल्लाए, रुको ईथन, यहीं रुक जाओ। तुम अपनी बात समझाओ। लियो के साथ उस फोन कॉल का क्या मतलब था? मैंने अपनी चाल नहीं तोड़ी। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। समझाओ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जो भी उस कीचड़ भरे पानी में उतरना चाहे उतर सकता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नीला समुद्र, साफ आसमान और सुनहरी रेत। 3 दिन बाद मैं मियामी के एक बीच पर आराम कर रहा था, एक पेशेवर थेरेपिस्ट से एकदम सही दबाव वाली मसाज का आनंद ले रहा था। गर्म समुद्री हवा मेरी त्वचा को सहला रही थी, अपने साथ नमकीन हवा और दूर के ताड़ के पेड़ों की सरसराहट ला रही थी। एक ठंडा नारियल मेरे हाथ की पहुंच में रखा था और स्ट्रॉ के बगल में एक छोटी सी कागज की छतरी। यही तो जिंदगी थी। हाथ में $50 मिलियन थे और मैंने मानो अपने माथे पर कार्पे डीएम का टैटू बनवा लिया था। जैसे ही मैं दोपहर के सूरज में विलीन होने वाला था, तभी मुझ पर एक साया पड़ा। थेरेपिस्ट के हाथ रुक गए। झुंझलाकर मैंने अपनी भौहें सिकुड़ी और आलस से अपनी आंखें खोलीं। मेरे सामने सूरज की रोशनी में एक रूठी हुई लेकिन खूबसूरत आकृति खड़ी थी। उसने एक अच्छी तरह से सिले हुए और महंगे काले रंग के कपड़े पहने थे जो उसके आसपास के छुट्टी वाले माहौल से मेल नहीं खा रहे थे। मैं दंग रह गया। क्या ये मेरी बहन नहीं थी जो विदेश में पढ़ाई कर रही थी? क्लो, हाँ सही, मैं हेज परिवार में इकलौती संतान नहीं थी। मेरी एक बहन थी जो मुझसे 2 साल छोटी थी, और वो कोई नकली एरिस नहीं थी। वो असली थी। क्लो 2 साल पहले विदेश में पढ़ाई करने गई थी। वो उपन्यास की कहानी में कोई मुख्य किरदार नहीं थी, इसलिए मुझे उसके आने की उम्मीद नहीं थी। 2 साल पहले की वो शर्मीली लड़की अब पूरी तरह खिल उठी थी। उसकी त्वचा बेदाग थी, उसका शरीर पतला और आकर्षक था। जब क्लो ने देखा कि मैंने उसे पहचान लिया है तो वो तुरंत नीचे बैठ गई और मेरा सिर पकड़कर रोने लगी। एथन, तुम छुट्टी पर कैसे हो सकते हो? हमारा परिवार बर्बाद होने वाला है। उस बेवकूफ़ केविन ने कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सोफिया को प्रभावित करने के लिए उसने बिना सोचे समझे कई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जिनका बाजार में कोई भविष्य नहीं है, और वो बेहिसाब पैसा उड़ा रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी छवि की बिल्कुल परवाह नहीं की और सोफिया के एक पुरुष सहायक के साथ ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से झगड़ा किया। ये खबर सुर्खियों में छा गई और कंपनी के शेयरों की कीमत बुरी तरह गिर गई। ऐसा लगा जैसे मेरे जाने के बाद दुनिया खत्म हो गई हो। एथन, तुम्हें वापस आना होगा और कंपनी को बचाना होगा। मैं तुम्हारी खास आदमी बनूंगी। वह मुझे इतनी जोर से हिला रही थी कि मुझे चक्कर आने लगा। मैं जैसे तैसे उठ खड़ी हुई और अपनी अति भावुक बहन को दूर धकेल दिया। क्लोई, इतना परेशान मत हो, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैं अब हेज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। परिवार फले फूले या असफल हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर क्लोई अविश्वास से मेरी तरफ देखने लगी। एथन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने ही तो मुझसे कहा था कि हेज कॉर्पोरेशन तुम्हारी कृति है। तुमने इसमें अपना दिल जान लगा दिया है। तुमने कहा था कि तुम इसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाओगे।
अब ये बर्बादी के कगार पर है और तुम बस खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे हो। मैंने एक हल्की सी आवाज़ निकाली, फिर अपनी आरामदायक बीच चेयर पर पीछे झुककर ठंडा नारियल उठाया और धीरे से एक घूंट पिया। तुम सही हो। कंपनी छोड़ने के बाद ही मुझे एहसास हुआ, जिंदगी सिर्फ काम के बारे में नहीं है। धूप सेंकना, नारियल पानी पीना, जिंदगी का आनंद लेना, ये बहुत बढ़िया है। नहीं एथन, इस तरह हार मत मानो। क्लो इतनी परेशान थी कि वो मेरी कुर्सी के पास बैठ गई। उसका चेहरा दुख से सिकुड़ गया था और वो मेरा हाथ ऐसे खींच रही थी जैसे मुझे निराशा के किसी गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। एथन, मुझे पता है कि तुम मम्मी पापा से नाराज हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया। मुझे पता है कि तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन मैं, क्लो हेज, पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। भले ही हम खून के रिश्ते से जुड़े न हो, तुम मेरे इकलौते भाई हो। अगर मैं उस दिन विदेश में न होती तो मैं मम्मी पापा और उस बेवकूफ़ केविन को खूब खरी खोटी सुनाती। ओह हाँ, और उस बेशर्म औरत सोफिया कॉलिंस को भी। मैं तुम्हारे लिए उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने का मौका ढूंढूंगी। क्लो को अपनी छोटी मुट्ठियों से शैडो बॉक्सिंग करते हुए देखना। मैंने आलस से हाथ हिलाया और मुस्कुराया। क्लोई, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। मैंने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साफ साफ लिखा है कि मैंने हेज परिवार से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते मैं किस आधार पर और किस हैसियत से हेज कॉर्पोरेशन के आंतरिक प्रबंधन में दखल दे सकता हूँ? मेरी कोई हैसियत नहीं है। ओह ठीक है। क्लोई अवाक होकर फूटे हुए गुब्बारे की तरह पिचक गई। उसके कंधे झुक गए, उसकी चमकीली आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई और वह खुद से बुदबुदाई, तो क्या सच में कोई रास्ता ही नहीं है? लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह मेरे सामने फिर से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। ईथन, असल में शायद कोई रास्ता हो। उसने मुझे मनाने की कोशिश शुरू की। देखो, क्योंकि कानूनी और जैविक रूप से तुम अब मेरे भाई नहीं हो, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो क्या तुम हेज दामाद के रूप में कंपनी में दखल नहीं दे सकते? खांसी, नारियल पानी पीते पीते मेरा गला अटक गया। आखिरकार जब मेरी सांस वापस आई तो मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा और उसे डांटते हुए कहा, खलोए, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? खलोए के चेहरे पर हल्की सी बनावटी शर्मिंदगी झलक गई, लेकिन उसने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया, मैं क्या गलत हूँ? शेयरधारकों और अधिकारियों ने उस समय कंपनी में तुम्हारी काबिलियत और क्षमता देखी थी। पैसा कोई नहीं जीतता। अगर तुम वापस आने को तैयार हो तो वे तुम्हारा खुले दिल से स्वागत करेंगे। वैसे भी अब खुद को देखो ईथन, लाखों डॉलर का बंगला खरीदने से पहले तुम्हें 2 बार सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह रहना पसंद है। मैंने गहरी सांस ली। मेरी आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। क्लोई, तुम जानती हो कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये देखकर कि वह झूठ बोलकर काम नहीं चला सकती, क्लोई ने अपना नाटक बंद कर दिया। उसकी आंखों में चुनौती भरी थी। ईथन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बचपन में मम्मी पापा ने मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब कुछ तुमने ही संभाला। तुम मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे प्यारे इंसान हो। हालांकि हम खून के रिश्ते से जुड़े नहीं हैं, मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकता? उसका दृढ़ निश्चय देखकर मैंने अपनी आवाज़ नरम कर ली और उसे आगे बहस करने से रोकने के लिए हाथ उठाया। क्लोई, मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। मैं वापस नहीं जा रहा, लेकिन मैं तुम्हारी किसी और तरह से मदद करूँगा। क्लोई थोड़ी देर रुकी, उलझन में। तुम्हारा क्या मतलब है एथन? मैंने धीरे से कहा, अगर तुम कंपनी को संभालना चाहती हो तो तुम्हें किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही क्यों नहीं हालात बदल सकते? यह मत भूलो कि तुम भी एक AIS हो। मैं, क्लोई ने सहज भाव से दोहराया। उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन मैं अभी अभी देश लौटा हूँ। मुझे घरेलू बाजार या कंपनी के भीतर के जटिल रिश्तों की समझ नहीं है। मैंने उसकी झिझक को दूर किया। तुम जो नहीं जानती हो उससे सीख सकती हो और जो समझ नहीं पाती हो उसे समझ सकती हो। मैं तुम्हें ये सब सिखा सकता हूँ। वैसे भी, क्या तुमने नहीं कहा था कि केविन बेवकूफ़ है? क्या मुझे एक बेवकूफ़ की जगह लेने के लिए खुद दखल देने की ज़रूरत है? क्लोई थोड़ी निराशा के साथ मुंह फुला लिया, लेकिन जल्दी ही संभल गई। ठीक है एथन, मैं तुम्हें रोज़ ढूंढने आऊंगी, इसलिए गायब मत होना। मैंने बेबसी से मुस्कुरा दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले कुछ दिनों में मैंने धूप और रेत को अलविदा कहा और क्लोई को मार्गदर्शन देने में जुट गई। मैंने उसे प्रमुख विभागों के प्रमुखों के व्यक्तित्व और क्षमताओं के बारे में सिखाया, बाजार के रुझानों का विश्लेषण करना सिखाया, बोर्ड के भीतर के मतभेदों का फायदा उठाकर गठबंधन बनाना सिखाया, केविन की दिखावटी लेकिन अव्यावहारिक परियोजनाओं को सटीक रूप से खत्म करना सिखाया और अपनी वफादार टीम बनाना सिखाया। क्लोई जन्मजात प्रतिभाशाली थी और किसी भी परिस्थिति में दृढ़ संकल्प के साथ उसने बहुत तरक्की की।
धीरे धीरे उसने कंपनी में अपनी नींव रखी और इस बात के ठोस सबूत जुटाए कि केविन कंपनी के हितों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा था। साथ ही उसने मीडिया का इस्तेमाल करके उसकी अक्षमता और घोटालों को जनता के सामने उजागर किया। अंततः बार बार होने वाली बोर्ड बैठकों और जनमत के दबाव में केविन को सभी ने छोड़ दिया। सोफिया को खुश करने के लिए उसने जो प्रोजेक्ट शुरू किए वही उसके लिए आखिरी झटका साबित हुए। मिस्टर हेज भी उसे नहीं बचा सके। उसे हेज कॉर्प की सत्ता संरचना से बाहर कर दिया गया। उसके हाथ में सिर्फ एक महत्वहीन पदवी रह गई और वह पूरी तरह से खेल से बाहर हो गया। क्लो ने हेज कॉर्पोरेशन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। इस बीच कोलिंस परिवार के बंगले में सोफिया बिस्तर पर लेटी हुई थी और चिड़चिड़ाते हुए अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रीन पर केविन की तस्वीरें थीं, जिसमें वह मीडिया से घिरा हुआ था, कैमरों से बड़ी दयनीय ढंग से बचता हुआ दिख रहा था और कैप्शन में उसका मजाक उड़ाया गया था। सत्ता खोने के बाद से वह एक अलग ही इंसान बन गया था। वह अब वह शांत उत्तराधिकारी नहीं था जो उसके सामने अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश करता था, बल्कि एक संवेदनशील, चिड़चिड़ा आदमी बन गया था जो लगातार उसके पास शिकायत करने और मदद मांगने आता था, जिससे सोफिया बहुत परेशान हो जाती थी। जहां तक लियो की बात है, वह छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र जिससे सोफिया कभी प्रतिस्पर्धा करती थी। उसने निवेश पाने के लिए सोफिया को कई व्यावसायिक योजनाएं पेश की, लेकिन सभी बुरी तरह विफल रहीं। जब उसने आगे निवेश करने से इनकार कर दिया तो उसने अपना असली रंग दिखाया और उसके पैसे लेकर भागने की कोशिश की, जिससे वह इतनी क्रोधित हुई कि उसने पुलिस को बुलाया और उसे जेल भेज दिया। और फिर उसका बेहद चौकस पुरुष सहायक था। आज दोनों कंपनियों के बीच एक बैठक के बाद उसने चुपके से क्लोई को रिझाने की कोशिश की। अगर क्लोई उसके पास आकर उसे इस बारे में टोकती नहीं तो उसे पता भी नहीं चलता। अब उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो ज्वार छट गया हो और उसके चारों ओर केवल बिखरा हुआ बेतरतीब झाग ही बचा हो। सोफिया फर्श से नीचे वाली विशाल खिड़की तक गई, हलचल भरे लेकिन ठंडे शहर के क्षितिज को निहारती रही और उस पर खालीपन और निराशा की एक अभूतपूर्व भावना छा गई। वह उन दिनों को याद करने से खुद को रोक नहीं पाई जब हमारी सगाई हुई थी। तब मैं शायद थोड़ा उबाऊ और काम पर ज्यादा ध्यान देने वाला लगता था, लेकिन मैं हमेशा स्थिर और भरोसेमंद था, सब कुछ बखूबी संभालता था। मुझे उसकी सभी पसंद नापसंद याद रहती थी। जब भी वह मुसीबत में होती मैं तुरंत उसके पास पहुंच जाता था और हमेशा उसे कोमल, स्नेह भरी नजरों से देखता था। लेकिन उस समय वह मेरी देखरेख में इतनी सुरक्षित थी कि उसने सब कुछ स्वाभाविक मान लिया था। और अब वह निराशा में अपनी कनपटी मल रही थी, एक ऐसी भावना जिसे वह गहराई से समझने की हिम्मत नहीं कर रही थी। पश्चाताप नाम की एक भावना उसके दिल में धीरे धीरे घर कर रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह घर जिसे उसने कभी मेरे साथ साझा किया था, कितना गर्मजोशी भरा और यादों से भरा था। अगली सुबह जब सोफिया काम कर रही थी, उसके कार्यालय के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसकी कार्यकारी सचिव एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अंदर आए। सोफिया, मेरे पास कुछ अच्छी खबर है, सुनना चाहती हो? वर्षों से सोफिया के साथ रहने के कारण सचिव उसके लिए एक अधीनस्थ से कहीं अधिक एक सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। अपनी सचिव के रहस्यमयी भाव को देखकर सोफिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, जल्दी बताओ, मुझे सस्पेंस में मत रखो। सचिव ने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। मुझे अभी एयरलाइन से एक सूचना मिली है। वह पहला प्यार जिसके बारे में तुम सोच रही हो वापस आ रहा है। उसकी उड़ान आज दोपहर 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगी। ये सुनकर सोफिया की आंखें चमक उठीं। रायन पियर्स, वो उच्च पदस्थ व्यक्ति जिसकी वो किशोरावस्था में प्रशंसा करती थी, उसका आदर्श पहला प्यार। शायद आकर्षक रायन को देखकर उसे अतीत की वो शुद्ध, अद्भुत अनुभूति फिर से मिल जाए और वो अपनी वर्तमान उलझन से बाहर निकल सके। वो तुरंत खड़ी हो गई, शीशे में अपने थोड़े बिखरे बालों और थके हुए मेकअप को ठीक किया और कोलिंस परिवार का आत्मविश्वास फिर से जगा लिया। एरिस, गाड़ी लाओ, हम हवाई अड्डे जा रहे हैं। रास्ते में सोफिया ने मन ही मन योजना बनाई कि रायन को रात के खाने पर कहाँ ले जाना है और वे किस बारे में बात करेंगे। लेकिन जब वो उम्मीद और थोड़ी घबराहट से भरी हुई अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के निकास द्वार पर पहुंची, तो उसकी आंखें भीड़ में उस परिचित, सुंदर चेहरे को ढूंढ रही थीं, लेकिन उसे वहां कोई और ही दिखाई दिया। ईथन, मैं एक स्मार्ट लिनेन शर्ट और पतलून पहने हुए, सीधे खड़े हुए, शांत भाव से, मैं आराम से आगमन द्वार से बाहर निकलते हुए अपना सूटकेस खींच रही थी। सोफिया वहीं जम गई। उसके चेहरे पर दिख रही उम्मीद पल भर में सदमे में बदल गई। उसने गुस्से से भरी आवाज में अपनी सचिव की ओर देखा और पूछा, क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि रयान आज वापस आ रहा है? सोफिया की तीखी नजर देखकर सचिव चौंक गई। वह पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। रयान? रयान कौन है? वह रुकी। उसकी नजर सोफिया को दी गई लिमिटेड एडिशन हीरे की घड़ी पर पड़ी, फिर उन मोतियों की बालियों पर जो मैंने एक मशहूर जौहरी से बनवाई थी और जिन्हें सोफिया आज पहने हुए थी।
मैंने अभी देखा कि आप आजकल एथन की दी हुई घड़ी बहुत पहन रही हैं, और कल अपने ऑफिस में आपने उसकी दी हुई जेड की मूर्ति रखी थी। मुझे लगा कि आप सबसे ज़्यादा उसी से मिलना चाहती थीं, इसलिए जब मुझे पता चला कि एथन अपनी यात्रा से वापस आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया। अपनी शर्मिंदा सचिव को देखते हुए सोफिया ने अनजाने में अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को छुआ। कहते हैं ना, जो व्यक्ति सच्चाई से अनजान होता है वही उसे देख पाता है, जबकि देखने वाला उसे साफ साफ देख लेता है। उसी क्षण उसकी सेक्रेटरी की बातों ने उसे कुछ एहसास दिलाया। वह एथन की जगह किसी और को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं था कि एथन ही वह व्यक्ति था जिसे वह भुला नहीं पा रही थी। इस एहसास से सोफिया को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई, उसके गाल लाल हो गए। लेकिन जैसे ही उसने मुझे बाहर जाते देखा, उसके मन में एक तीव्र आवेग जागा। अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो क्या वह बार बार वही गलती दोहराती रहेगी? उसे कुछ करना ही था। गहरी सांस लेकर सोफिया अपनी सेक्रेटरी को पीछे छोड़कर ऊंची हील पहनकर मेरे पीछे दौड़ी। एथन, उसकी आवाज़ घबराहट से थोड़ी कांप रही थी। मैं रुका और अपनी पूर्व मंगेतर को हैरानी से देखा। सोफिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोफिया ने खुद को संभालते हुए मेरी तरफ देखा। मुझे पता है कि मैं पहले गलत थी। मैं बहुत स्वार्थी थी, दिखावे में अंधी हो गई थी, और मैंने बहुत सी दुखदाई बातें कहीं और कुछ मूर्खतापूर्ण काम भी किए। उसने अपने हाथ मलते हुए सारी हिम्मत जुटाकर वो शब्द कहे जो उसके मन में बहुत दिनों से दबे हुए थे। ईथन, क्या हम सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी वैसी नहीं बनूंगी। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं? ईथन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ये शब्द कहने में उसकी लगभग सारी ताकत लग गई, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरे बगल से एक तीखी व्यंग्यात्मक महिला की आवाज़ आई। वाह वाह, देखो कौन है, ये तो महान मिस कॉलिंस हैं। सोफिया का शरीर अकड़ गया। उसने मुड़कर देखा तो क्लो एयरपोर्ट पर आ गई थी, एक शानदार बिजनेस सूट पहने हुए। वह साफ तौर पर मुझे लेने आई थी, हाथ बांधे। उसकी पहले की बचकानी हरकतें गायब हो चुकी थीं। क्लो एक सलीके से लेकिन डराने वाले अंदाज में सोफिया को ऊपर से नीचे तक आलोचनात्मक नजरों से देखती हुई आगे बढ़ी। क्लो के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ये क्या मिस कॉलिंस अपने दूसरे खिलौनों से ऊब चुकी हैं और चाहती हैं कि मेरा भाई तुम्हें वापस ले जाए? तुम्हें याद है मेरे भाई ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था? उसने तुम्हें अपना दिल जान दे दिया था, तुम्हें रानी की तरह पाला था। और तुमने क्या किया? तुमने एक पार्ट टाइम वेटर के लिए हंगामा मचा दिया। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि वो दूसरे आदमी भरोसेमंद नहीं हैं, तो तुम्हें अचानक याद आ गया कि मेरा भाई कितना अच्छा था। क्लोई ने ताना मारा, उसकी आवाज़ और तीखी हो गई। सोफिया, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। अगर मेरे भाई को अभी चांद भी चाहिए होता तो मैं उसे लाकर दे देती। भला वो तुम्हारे द्वारा ठुकराई गई चीज़ को वापस क्यों उठाएगा? उसके शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह सोफिया के दिल में चुभ गए, तीखे और बेरहम। सोफिया के चेहरे का रंग उड़ गया और वह लगभग लड़खड़ा गई। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में पछतावा भरा था। एथन, मैं बस उनके धोखे में आ गई थी। अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे मन में भी मेरे लिए भावनाएं हैं, है ना? ये सुनकर मैंने बस हाथ हिला दिया। सोफिया, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तुम्हें मुझसे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। क्लो, चलो इस बारे में बात करते हैं। क्लो ने सहजता से अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। उसकी आवाज़ तुरंत हल्की और स्नेहपूर्ण हो गई। एथन, कार बाहर इंतज़ार कर रही है। मैंने रसोई में तुम्हारे सारे पसंदीदा व्यंजन बनवा दिए हैं। चलो घर चलते हैं। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और क्लो को मुझे ले जाने दिया। मेहरान सोफिया के पास से बिना दूसरी नज़र डाले ही गुजर गया। परिचित हेज हवेली में वापस आकर बैठक का कमरा जगमगा रहा था और हवा स्वादिष्ट खाने की खुशबू से भरी हुई थी। क्लो ने मुझे खाना परोसा और साथ ही सोफिया के निर्दयी होने के बारे में बड़बड़ाती रही। मैं सुनता रहा, बीच बीच में अपनी बात कहता रहा, लेकिन जैसे जैसे मैं खाता गया मेरी नज़र धुंधली होने लगी। पूरी तरह बेहोश होने से पहले मैंने अपनी भारी पलकें आखिरी बार उठाईं। आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वह थी क्लो का सुंदर चेहरा, जो शरारती मुस्कान के साथ मेरी ओर झुका हुआ था। जब मुझे होश आया तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। मैं इतना गुस्से में था कि गरजते हुए बोला, क्लोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी चीख से वह जाग गई और नींद में ही उसने अपनी आंखें मलीं। मेरा गुस्से वाला चेहरा देखकर उसकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी और वह तुरंत बिस्तर पर लौटने लगी, जैसे कोई प्यारी सी अदा दिखा रही हो। ईथन, मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। मैं क्लोई की मिन्नतों को कभी नज़रअंदाज नहीं कर पाता था, और मेरे बुरे बर्ताव के बाद उसने गंदी चालें चलना और घटिया हरकतें करना सीख लिया था। जो हो गया सो हो गया, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आधे महीने बाद क्लोई और मैंने तय समय पर शादी कर ली।
ये घटना ज्यादातर शेयरधारकों और व्यापारिक साझेदारों के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। आखिरकार हर कोई देख सकता था कि नकली वारिस के रूप में मेरी क्षमताएं नाकाबिल असली वारिस केविन से कहीं ज्यादा थीं। भला मुनाफे के साथ कौन बहस करेगा? उनके लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करके एक ऐसे बाहरी व्यक्ति को बांधना जो अपार दौलत पैदा कर सकता था, एक फायदे का सौदा था। बेशक मिस्टर और मिसेज हेज इसे इस तरह नहीं देखते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं क्लो से शादी कर रहा हूं, उन दोनों को उसी रात अस्पताल ले जाना पड़ा। मैंने केविन को उनके साथ भेज दिया ताकि वह उनकी देखभाल कर सके और शादी में कोई हंगामा न करे। नज़र से दूर, मन से दूर। शादी का हॉल आशीर्वादों से भरा हुआ था। उत्साहपूर्ण जयकारे और तालियों के बीच क्लो और मैंने अंगूठियां और प्रतिज्ञाएं बदलीं। उत्सव में डूबी भीड़ के एक कोने में सोफिया एक सुंदर पोशाक में खड़ी थी, बिल्कुल खोई खोई और उदास लग रही थी। अपना शादी का उपहार देने के बाद वह जल्दी से दुखी होकर चली गई। समय तेजी से बीत गया और 7 साल पलक झपकते ही गुजर गए। क्लो और मेरे संयुक्त नेतृत्व में हेज कॉर्पोरेशन ने अपना विस्तार किया और उद्योग में एक अडिग नेता बन गया। एक स्थिर करियर और एक खुशहाल परिवार के साथ हमने आखिरकार अपने व्यस्त कामकाजी जीवन से थोड़ा ब्रेक लिया और बच्चा पैदा करने का फैसला किया। क्लो के गर्भवती होने के बाद मैंने कंपनी के सभी मामलों को संभाल लिया ताकि वह आराम कर सके और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सके। एक सुबह जब मैं अपनी बड़ी डेस्क के पीछे बैठा था, मेरी सचिव हमेशा की तरह दिन का शेड्यूल लेकर आए। मैंने सरसरी नज़र डाली और मेरी नज़र एक खास चीज़ पर ठहर गई। बाद में कॉलिंस एंटरप्राइजेस के साथ एक साझेदारी बैठक निर्धारित थी और उनकी मुख्य प्रतिनिधि का नाम स्पष्ट रूप से सोफिया कॉलिंस लिखा था। समय आने पर कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुला और सोफिया अपनी टीम के साथ अंदर आईं। 7 साल बीत चुके थे, उनकी युवावस्था की कुछ चंचलता कम हो गई थी और उसकी जगह एक अधिक शांत और सक्षम व्यवहार ने ले लिया था। हालांकि उनकी आंखों में अभी भी एक उदासी छिपी हुई थी। जब उन्होंने मुझे मेज के शीर्ष पर बैठे देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत दबा लिया और काम में जुट गईं। पेशेवर ढंग से अपनी कंपनी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, बस कभी कभार मेरी ओर देखती रहीं। बैठक अंततः उसी सूक्ष्म, असहज माहौल में समाप्त हुई। मैं खड़ी हुई और सोफिया और उनकी टीम को विनम्रतापूर्वक बाहर तक छोड़ने गई। जैसे ही हम कंपनी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, मैंने एक परिचित चेहरा देखा। क्लो मुस्कुराते हुए वहां एक थर्मल कंटेनर लिए इंतजार कर रही थी। क्लो का थोड़ा निकला हुआ पेट देखकर सोफिया का चेहरा पीला पड़ गया और वह पूरी तरह से निराश होकर चली गईं। मैं झटपट चलकर क्लो के हाथों से डिब्बा ले लिया और चिढ़ाने वाले लहजे में बोली, घर पर आराम क्यों नहीं कर रही हो? ऑफिस में क्या कर रही हो? क्लो ने सहजता से अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। मुझे अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सूप लाना चाहती थी। बोलते हुए उसने सोफिया की तरफ देखा। क्या वो सोफिया थी? मैंने सिर हिलाकर साफ साफ जवाब दिया, हाँ, बस काम के सिलसिले में गए थे। चिंता मत करो, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। क्लो ने भी बेपरवाही से जवाब दिया, चिंता मत करो, मुझे जलन नहीं है। जब हम बच्चे थे मैं उसके पीछे पीछे घूमती थी और उसे अपनी भाभी कहती थी। मेरे मन में तो हम पहले से ही परिवार थे। मुझे गुस्सा बाद में आया जब उसने वो सब बेवकूफ़ी भरी हरकतें की, लेकिन अब उसे इतना खोया हुआ देखकर सच कहूँ तो मुझे अब उतना गुस्सा नहीं आता। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम्हें उससे बात करने और उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने क्लोई की तरफ देखा, मेरे अंदर कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं और आखिरकार एक बेबसी भरी आह के साथ कहा, ठीक है, मौका मिला तो मैं उससे बात करूंगी। लेकिन क्या वह आगे बढ़ पाएगी, यह अंततः उसी पर निर्भर करता है। वैसे भी हमारी अपनी जिंदगी तो पहले से ही खुशियों की ओर बढ़ रही थी।